नमस्कार भारतवासियों एवं यूट्यूब पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे। आज का जो व्याख्यान है मेरा 1813 का चार्टर एक्ट इतिहास की दृष्टि से। जब 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने की थी तो इस विषय में बहुत वाद विवाद हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। कंपनी का भारतीय साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि कंपनी के लिए संभव नहीं था कि व्यापारिक तथा राजनीतिक अधिकारी के रूप में कार्य कर सके। दूसरे समकालीन अथेचारित के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा चलाए गए महाद्वीपीय पत्ती द्वारा अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण सब लोग की यही इच्छा थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। अतः 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अद्भुत से चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। यानी 1813 के जब चार्टर एक्ट आया तो कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। किसी चीज को एकाएक समाप्त नहीं किया जाए, इसलिए चीन के साथ और चाय पर व्यापार का एकाधिकार मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। कंपनी के भागीदारों की बहुत हानि नहीं थी क्योंकि अब उन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा था। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अतः यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे एक प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्मरण रहे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हो गई थी। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने होते थे। 1813 के अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्ति को न केवल परिभाषित अथवा स्पष्ट किया गया अपितु उसका पर्याप्त रूप से विस्तार किया गया। एक बात जिसने 1813 के अधिनियम को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया वह यह थी कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए भारतीय प्रदेश में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया गया। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में विद्या प्रसार का बीड़ा उठाया। अतः यह भारत संबंधी अंग्रेजी घोषणाओं में विशेष महत्व रखता है। यानी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपया वार्षिक जो शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया भारत को। 1833 का चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट पारित होने की परिस्थितियां। 1813 और 1833 के चार्टर एक्टों के बीच इंग्लैंड में बहुत से परिवर्तन हुए। देश में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बहुत बढ़ गया था। सस्ती वस्तुओं के कारण देश का अपना जीवन स्तर ऊंचा हुआ तथा अब देश से वस्तुओं के निर्यात के कारण अनंत धन देश में आना आरंभ हो गया, जिससे लोगों में एक नई स्वतंत्रता का अनुभव किया। अब वर्ग चेतना ने अंग्रेजी राजनीति को नई दिशा दी। देश में नए बुद्धिजीवी वर्ग ने मजदूर के अधिकारों के लिए आंदोलन करना आरंभ कर दिया। नए जागृति समकालीन साहित्यकारों ने अपने लेखों द्वारा जनता तक पहुंचाई। 1830 में विंग दल शक्ति में आया और उसने उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए। फ्रांसीसी क्रांति का सीधा प्रभाव था कि मानव के अधिकार स्पष्ट प्रचार होने लगा। बहुत झगड़े के पश्चात 1832 का संसद सुधार एक्ट पारित किया गया। मानव की प्रतिष्ठा को और गरिमा को मान्यता दी जाने लगी और अथेचारित के सिद्धांत को अधिक स्वीकृति दी जाने लगी। समस्त वातावरण में सुधार विद्यमान थे। ऐसे सुधारों के समय में संसद को 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का प्रश्न आया। संसद में बहुत से सदस्य यह चाहते थे कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और क्राउन को भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए, परंतु संसद का बहुमत इसके पक्ष में नहीं था और वह लॉर्ड
मैकाले के इस विचार से सहमत था कि कंपनी का प्रशासन चलते रहना चाहिए, अतः उसके आधार में परिवर्तन होना चाहिए। मैकाले उन दिनों नियंत्रण बोर्ड का सचिव था। जे जेम्स मिल, जो एक ख्याति प्राप्त इतिहासकार तथा बेंथम का शिष्य था, उन दिनों इंडिया हाउस के उच्च पद पर विराजमान था। इन दोनों व्यक्तियों का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिनियम की धाराएं। इस अधिनियम ने कंपनी के आगामी 20 वर्षों के लिए जीवन दान दिया और उसे महामहिम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को परन्यास ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन की अनुमति दे दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भारत को कंपनी के ऋणों का भुगतान करना था और भागीदारों को 10.5% वार्षिक लाभांश देना होगा। इस बात की भी व्यवस्था की गई 12 लाख पाउंड का संचयन किया जाए ताकि भविष्य में किसी समय दुगने मूल्य पर कंपनी की अंश पूंजी अथवा स्टॉक को खरीदा जा सके। इस अधिनियम से कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम कर दिया गया। इस बात की व्यवस्था की गई कि ये लोग रिक्त स्थानों से दुगनी संख्या के लोगों के हेलेबरी कॉलेज में भर्ती के लिए मनोनीत कर सकते थे। उनमें से सर्वोत्तम लोगों की नियुक्तियां दी जाती थी। डायरेक्टरों के संरक्षण के मामले पर बहुत झगड़ा हुआ। अंत में संसद ने एक संशोधन द्वारा उनके संरक्षण के अगले 20 वर्ष के लिए स्वीकार कर लिया। नियंत्रण बोर्ड में अब सभी प्रमुख मंत्रियों को सम्मिलित कर लिया गया, परंतु वास्तविक शक्ति एक छोटे से दल के पास थी जिसमें अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सब परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंप दिया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में दे दिए गए। सभी कर सब परिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। संक्षेप में, प्रशासन तथा वित्त की सभी शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई। कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। 1833 से पूर्व 5 प्रकार के कानून होते थे जो कि कई बार एक दूसरे के विरोधी होते थे। उनकी भाषा भी स्पष्ट नहीं थी या अव्यवस्था फैलाते थे। उदाहरण के रूप में, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट सब परिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून, जिन्हें रेगुलेशंस कहते थे, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी आज्ञा एवं भिन्न प्रेसिडेंसियों द्वारा बनाए गए कानून समस्त भारत में प्रचलित थे। 1833 से पूर्व की कानूनी व्यवस्था की एक झलक कानूनी आयोग लॉ कमीशन द्वारा दिए गए इस कथन से स्पष्ट है। बंगाल में जालसाजी का दंड झूठ बोलने से दुगना था। बंबई में झूठ बोलने का दंड मद्रास में निश्चित दंड से दुगना है। इस प्रकार बहुत सी असंगत बातें थी। इसका परिणाम यह था कि फौजदारी कानून में पूर्णतः अव्यवस्था तथा गड़बड़ी थी। यह आवश्यकता था कि सारे देश के लिए एक ही दंड संहिता हो। यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बहुत से अंग्रेज भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में बसने लगे थे। अतएव इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि कानूनी केंद्रीकरण किया जाए। अब केवल सब परिषद गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। सब परिषद गवर्नर जनरल सभी विषय पर सभी स्थान तथा लोगों के लिए कानून बना सकता था और उसके कानून सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते थे। वह समकालीन प्रयोग में आए तथा अथवा भविष्य में बने किसी कानून को रद्द अथवा संशोधित कर सकता था। वह कंपनी के उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए कानून बना सकता था जो कि अंग्रेजी प्रदेश अथवा कंपनी से संबंधित राजाओं के प्रदेश में कार्य करते थे। सैनिक अनुशासन संहिता तथा युद्ध नियमावली भी बना सकता था। न्याय प्रशासन के लिए भी व्यवस्था कर सकता था। कुछ मामलों में उसकी कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगे थे। उदाहरण के रूप में, वो कंपनी के संविधान चार्टर एक्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार वह क्राउन के विशेष अधिकारों को अथवा संसद के बनाए कानून अथवा उसके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार वह विद्रोह अधिनियम को भी नहीं बदल सकता था। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य एक चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। वह चौथा सदस्य कानून बनाने के लिए अपने व्यावसायिक मंत्रणा देने के लिए था। सैद्धांतिक रूप में उसे केवल कानून बनाते समय परिषद की बैठक में भाग लेना तथा मत देने का अधिकार था।
परंतु डायरेक्टरों के कहने पर मैकाले को, जो इस पद का प्रथम अधिकारी था, सभी बैठकों में सम्मिलित कर लिया जाता था। भारतीय कानून को संचित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग, लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। एक्ट की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा का अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। जैसा कि डायरेक्टरों ने कहा कि इस धारणा का उद्देश्य योग्यता निश्चित करना नहीं है, अपितु अयोग्यता हटाना है। इस कानून का अर्थ हम यह लेते हैं कि भारत में कोई शासक वर्ग नहीं होगा जो भी कोई योग्यताओं के प्रमाण स्वीकार कर लिया जाए, उनमें जाति, धर्म की विशिष्टता नहीं होगी। तदंतर योग्यता का मानदंड उपयुक्तता होगी। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जिससे कार्नवालिस द्वारा आरंभ की गई तथा 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा स्वीकृत कुत्सित विचार वाली, अल्पदृष्टि वाली नीति, जिससे भारतीयों को सभी उच्च पद से वंचित रखा जाता था, उस नीति का अंत हो गया। परंतु वास्तव में इस अच्छी व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। उच्च सैनिक तथा असैनिक पद भारतीयों के लिए बंद ही रहे, वे केवल छोटे छोटे पद ही प्राप्त कर सकते थे। कीथ ने इस विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। यह उत्तम भावना जो 1833 के एक्ट की धारा 87 में प्रकट की गई थी, व्यवहारिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मुनरो, मेलकम, एलिफेंस्टन, स्पिलन तथा बिशप हर्बर के विचारों के होते हुए भी 1793 के एक्ट की उस धारा को, जिसके अनुसार 500 पाउंड वार्षिक वेतन से अधिक सभी पदों के लिए केवल संस्रावित सेवक ही नियुक्त किए जा सकते थे, रद्द करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भारतीयों को उच्च पद से वंचित रखे जाने को भारतीयों ने बहुत बुरा माना और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा मुख्य आधार बन गई। 1833 के एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने, अंततः दासता समाप्त करने के लिए भी आज्ञा दी गई। यानी 1833 के एक्ट के द्वारा ही भारत में दासता को समाप्त किया गया। 1833 के एक्ट पर विचार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1833 के अधिनियम से भारत के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कंपनी के भारतीय चाय तथा चीन के व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। देखिए, 1833 के एक्ट के द्वारा भारतीय चाय और चीन के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। 1813 में आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण कर दिया गया। अब कंपनी को केवल प्रशासन पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना था। जैसा कि मार्समन ने कहा है कि अब सरकार के कार्य को व्यापारिक कार्य से पृथक कर दिए जाने के कारण डायरेक्टरों के बोर्ड की नीति में कुछ उत्थान आया और उसके प्रशासन में कुछ अधिक कार्यकुशलता आई। कानूनों को संहिताबद्ध करना एक बड़ी बात थी। जैसा कि कहा गया है कि 1833 से पहले यह कहना बहुत कठिन था कि कानून क्या है, क्योंकि देश में बहुत से भिन्न भिन्न कानून लागू थे। अतः एक विशेष मामले में कौन सा कानून लागू है, यह कहना बहुत कठिन था। गवर्नर जनरल को विधि आयुक्तों की नियुक्ति की अनुमति दी गई ताकि भारत में लागू भिन्न भिन्न कानूनों का अध्ययन, एकत्रित तथा संहिताबद्ध किया जा सके। दासता को समाप्त करने तथा नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने की धाराएं भी महत्वपूर्ण थी। यह ठीक है, जब अधिनियम पारित हो रहा तो ब्रिटिश संसद के बेंचों पर बहुत से सदस्य विद्यमान नहीं थे, परंतु इससे यह कानून का महत्व कम नहीं हो जाता है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आज का व्याख्यान मेरा यहीं पे समाप्त हुआ। व्याख्यान नहीं कहिए बल्कि हम रीडिंग करते हैं। किसी की सुविधा अनुसार सुनने में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।